इस समय पे मिडिल ईस्ट में एक तरफ है सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, कुवैत, बहरीन, यूएई और उसको सपोर्ट कर रहा है मोरक्को और इजराइल। दूसरी तरफ है तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, उसको सपोर्ट कर रहा है कतार, इराक और सीरिया। और इस समय पे मिडिल ईस्ट का इस हालत का कारण एकमात्र मोहम्मद बिन सलमान, क्योंकि उसका बुरा और खराब और गलत नीति की वजह से इस मिडिल ईस्ट को पूरा आग के हवाले कर दिया। यहाँ पे आए दिन सैकड़ों हत्या और मासूम बच्चे भूख से मर रहे हैं। कई ज्यादा ह्यूमन राइट्स एक्ट को वायलेंस किया जा रहा है। पूरा का पूरा एक बैटल ग्राउंड में तब्दील कर दिया पूरा मिडिल ईस्ट को। ये नरक से भी बदतर हो गया इस जगह। इसका जिम्मेदार मोहम्मद बिन सलमान क्यों है, इसका वीडियो में आगे पता चल जाएगा। 2003 में सद्दाम हुसैन को अपने तख्ता से हटाकर अमेरिका शुरुआत की थी और इसके बाद 7 साल बाद 2010 में ट्यूनीशिया में अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई, जहां पे 5000 साल पुराना ट्यूनीशिया का राष्ट्रीय शासन व्यवस्था का पतन हुआ। उसके बाद वहां पे जनता द्वारा गवर्नमेंट लाया गया और इसका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा अरब की जनता में मन में पड़ने लगा और इसका इफेक्ट बहुत ज़ोरों से फैलने लगा। इसके बाद यमन, इजिप्ट और लीबिया में अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई, यहाँ पे भी गवर्नमेंट परिवर्तन हुआ। इसके बाद मोरक्को, यूएई, कुवैत, बहरीन और सऊदी की जनता में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आने लगा इस अरब स्प्रिंग के बारे में। यहाँ पे इस अरब स्प्रिंग को टर्मिनेट कर रहा था मुस्लिम ब्रदरहुड मूवमेंट और इसको सपोर्ट कर रहा था कतार, हिजबुल्ला और तुर्की। सऊदी समेत जहाँ पे राष्ट्रीय शासन चलता था, इन सभी देश इस मुस्लिम ब्रदरहुड को अपने देश में बैन कर दिया और इसके साथ टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया। और यहाँ से ही तुर्की के साथ सऊदी का रिश्ता काफी दूरी आने लगा और यहाँ से ही शुरुआत हुई तुर्की और सऊदी का एक कोल्ड वॉर। इसके बाद जहाँ पे लीबिया, यमन और इजिप्ट में सत्ता की परिवर्तन हुआ था, वहीं पे इजिप्ट में अब्दुल फत्ताह अल सीसी मिलिट्री के द्वारा सहायता लेकर अपना सत्ता फिर से परिवर्तन किया। वहाँ पे तानाशाही शासन व्यवस्था फिर से प्रतिष्ठा किया। तब से लेकर आज तक यहाँ पे अब्दुल फत्ताह अल सीसी का शासन चलता है और ये तानाशाही शासन व्यवस्था से किसी भी तरफ से कम नहीं है। यहाँ पे जब सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन ने देखा इजिप्ट में फिर से तख्ता पलट हुआ और अब्दुल फत्ताह अल सीसी फिर से अपना तानाशाही शासन व्यवस्था में वापस लाया और जो सऊदी के प्रभाव में अंडर में है, यहाँ पे सऊदी का काफी फायदा हुआ। सऊदी का नज़र इसके बाद गया लीबिया की तरफ, जहाँ पे इजिप्ट के सहायता में सऊदी अरब, इजिप्ट, कुवैत, बहरीन, मोरक्को हर एक देश लीबिया में खलीफा हफ्तार को सपोर्ट करने लगा। उसकी आर्मी को ट्रेंड और फिनेंशियल सपोर्ट, आर्म सपोर्ट देकर फिर से लीबिया में एक सिविल वॉर छेड़ दिया। खलीफा हफ्तार के अगेंस्ट लीबिया का चुना हुआ गवर्नमेंट का एक वॉर चलने लगा, जहां पे ये लगने लगा था खलीफा हफ्तार अपने सत्ता में फिर से काबिज होने पाएगा। मगर यहाँ पे तुर्की का एंट्री होता है, यहाँ पे पूरा का पूरा खलीफा हफ्तार की मिलिट्री को रोक देता है और यहाँ पे लीबिया का चुना हुआ गवर्नमेंट बचाने में सक्षम होता है। और यही से कुवैत, बहरीन जैसा देश के साथ तुर्की का रिलेशन और भी खराब होने लगा और एक फुल कोल्ड वॉर शुरू हो गया तुर्की के साथ और पूरा गल्फ कंट्री में, जहां पे राष्ट्रीय शासन चलता है। दूसरी तरफ एन मौकों पर अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बना और कहा जाता है डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोहम्मद बिन सलमान का रिश्ता काफी अच्छा है और काफी पर्सनल है। इसके दौरान डोनाल्ड ट्रंप मोहम्मद बिन सलमान को काफी ज्यादा सपोर्ट और काफी ज्यादा पर्सनल सपोर्ट भी देने लगा। इसके बाद सऊदी अरब ने नेक्स्ट टारगेट किया यमन को, जहां पे जनता द्वारा चुना गया गवर्नमेंट को गिराकर सऊदी अपने प्रभाव में रहने वाला एक गवर्नमेंट उसको प्रतिष्ठा करने चाहा यमन में। उस समय पे सऊदी के साथ और हुती के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट छिड़ गया, जहां पे सऊदी अरबिया अमेरिका का सहायता में फुल स्केल वार घोषित कर दिया हुती के साथ। इस समय पे इजिप्ट, कुवैत, बहरीन और भी कई सारा देश सऊदी के साथ इस वार में कूद पड़ा, जहां पे सऊदी अरब पिछले 50 साल में जो चीज हुआ नहीं वो चीज यहाँ पे कर दिखाया। केमिकल वेपन्स, हर एक तरह का यूनाइटेड नेशन के द्वारा बैन किया गया वेपन यहाँ पे यमन के ऊपर चलाया गया। आए दिन सिविलियंस के ऊपर बम्बिंग किया गया, यमन को पूरा का पूरा ध्वस्त कर दिया गया। जहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान चाहता था यहाँ पे बातचीत में हल निकाला जा सकता था, मगर मोहम्मद बिन सलमान यहाँ पे अपना झूठी शान और रुतबा दिखाने के लिए युद्ध की रास्ता चुना और यहाँ पे कतर को प्रपोजल किया था यहाँ पे इस युद्ध में कतर शामिल हो। एक्चुअल यहाँ पे युद्ध का प्रपोजल नहीं था, एक्चुअल सऊदी अरब प्रपोजल दिया था सऊदी अरब के ग्रुप में कतर शामिल हो जाए इस युद्ध के दौरान। यहाँ पे कतर सीधे मना कर दिया और इसके बाद सऊदी अरब, इजिप्ट, कुवैत, बहरीन
यहाँ पे भी तुर्की आकर इस योजना को नष्ट कर देता है और इस प्लान को सक्सेसफुल नहीं होने देता है और यहाँ पे रोक देता है सऊदी, यूएई और इजिप्ट को। यहाँ पे तुर्की आकर अपना मिलिट्री बेस बनाता है कतार में। सऊदी, यूएई, इजिप्ट तुर्की के ऊपर और भी ज्यादा भड़क जाता है। यहाँ पे तुर्की के साथ एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। इसके बाद एन मौके पर यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चेंज होता है और नया राष्ट्रपति बनता है जो बाइडेन राष्ट्रपति बनने के बाद पहला काम यमन के ऊपर हर तरह का जो वार में सपोर्ट दे रहा था अमेरिका सऊदी अरब को, वो सपोर्ट और सप्लाई बंद कर दिया। साथ ही इस वार में जिन देश सऊदी के साथ था उस देश को अपना सपोर्ट वापस लेने में मजबूर किया। जहाँ पे इजिप्ट, यूएई, कुवैत, बहरीन, मोरक्को जैसा देश अमेरिका के साथ एक बिजनेस डील और वेपन्स डील है, उस डील को खत्म करने की धमकी दी और यहाँ पे अपना सपोर्ट वापस लेने की मांग की। जहाँ पे हर एक कंट्री अपना सपोर्ट उठा लिया। यहाँ पे सऊदी अरब बिल्कुल अकेला हुती रेबल के अगेंस्ट पड़ गया। जहाँ पे हुती रेबल्स पहले से मुकाबले में इस समय पे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। जहाँ पे हुती रेबल आए दिन सऊदी के ऊपर अटैक करता है, सऊदी इकोनॉमिकल जोन में और ऑयल कंपनी में, और जहाँ पे सऊदी आए दिन रुक नहीं पा रहा है। इसका इफेक्ट सऊदी इकोनॉमी में काफी ज्यादा पड़ रहा है। इस समय पे सऊदी अरब 70% इस वार को हार चुका है। इस वार को हार के भी इस वार को छोड़ नहीं सकता है और इस वार को ज्यादा देर चला नहीं सकता है। मगर सऊदी इस समय पे एक बुरे पोजीशन में फंस गया है। मेन कारण है मोहम्मद बिन सलमान। जब हर एक कंट्री अपना सपोर्ट उठा लिया, सऊदी अरब, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया हर एक देश को प्रपोज किया था इस वार को योगदान दे सऊदी अरब के साथ, मगर हर एक देश यहाँ पे मना कर दिया। स्पेशली पाकिस्तान, सऊदी अरब को एक्सपेक्ट था पाकिस्तान इस प्रपोजल को राजी हो जाएगा, मगर यहाँ पे पाकिस्तान बिल्कुल उल्टा निकला। पाकिस्तान मना कर दिया और सऊदी अरब का एक्सपेक्ट था इस वार को पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लेगा इस प्रपोजल को। पाकिस्तान मना करने से सऊदी अरब क्रोधित होकर पाकिस्तान को जो इकोनॉमिकल लोन दिया था वो समय से पहले पाकिस्तान को मांगने लगा और प्रेशर क्रिएट करने लगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्ते में काफी दूरी आने लगा और इसके बाद पाकिस्तान तुर्की, ईरान के साथ ज्यादा संबंध बेहतर करने शुरू किया। पाकिस्तान तुर्की, ईरान के ब्लॉक में जाने लगा। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब का मोहम्मद बिन सलमान का और एक गलत नीति का एक नतीजा है आईएसआईएस, क्योंकि आईएसआईएस मिडिल ईस्ट के बदनामी का एक कलंक कारण है। यहाँ पे आईएसआईएस को सद्दाम का समर्थित मिलिटेंट ग्रुप कहा जाता है और आईएसआईएस जब मजबूती से बन रहा था तब कहा जाता है सऊदी अरब, यूएई का फंडिंग आ रहा था और यूनाइटेड स्टेट्स का वेपन सप्लाई किया जा रहा था आईएसआईएस को। और आईएसआईएस का इफेक्ट सीरिया में ज्यादा देखा गया और यहाँ पे सऊदी अरब, तुर्की और भी कई सारे देश यहाँ पे कूद पड़ा। और यहाँ पे सऊदी अरब का मंजिल था बशर अल असद को हटाना और तुर्की का मंजिल था पीकेके ग्रुप को खत्म करना, जो तुर्की टेररिस्ट ग्रुप मानता है अपने देश में और पीकेके आए दिन तुर्की में अटैक करता रहता है। इसलिए तुर्की पीकेके ऊपर अपना मिशन स्टार्ट किया और सऊदी अरब बशर अल असद को यहाँ पे कारण दिखाया जाता है। बशर अल असद एक शिया है और सऊदी अरब सुन्नी, मगर इसमें मेन कारण कुर्सी की लड़ाई है और इसका सबसे बड़ा कारण है सीरिया का नेचुरल रिजर्व और इसके ऊपर नजर है अमेरिका और हर एक यूरोपीय कंट्री जिसका जो चाहता है सीरिया को अपने कंट्रोल करे और अपने प्रभाव में रहने वाला गवर्नमेंट सीरिया में प्रतिष्ठा किया जाए, क्योंकि यहाँ पे सीरिया रसिया के प्रभाव में रहता है और एक कारण है रसिया का प्रभाव छुड़ाना है सीरिया को। इसलिए यहाँ पे और भी एक बड़ा सिविल वॉर छिड़ गया आईएसआईएस के साथ। यहाँ पे सीरिया में सीरिया को सपोर्ट किया रसिया और ईरान, जहाँ पे रसिया एयर सपोर्ट देता रहा और ईरान ग्राउंड सपोर्ट। यहाँ पे मामला तब बिगड़ा जब ईरान सीरिया के अंदर अपना पोजीशन बहुत मजबूत किया, हर एक जगह पे अपना मिलिट्री बेस बना लिया। तब इजराइल यहाँ पे एंटर हुआ, बशर अल असद के ऊपर हमला और ईरानी मिलिट्री बेस के ऊपर हमला करने लगा। हालांकि हर एक हमला नाकाम करता रहा यहाँ पे सीरियन मिलिट्री। और एक बात, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति था तब सऊदी अरब के सहायता में यूएई, कुवैत, बहरीन और मोरक्को इजराइल के साथ अपना रिश्ता बहुत बेहतरी किया और यहाँ पे मेन सपोर्ट था सऊदी अरब का, क्योंकि सऊदी अरब का इतना बड़ा सपोर्ट के बिना कुवैत, बहरीन, यूएई और मोरक्को अपना ये काम अंजाम नहीं दे सकता था। और यहाँ पे सऊदी अरब, यूएई पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा था, जहाँ पे इजराइल को मान्यता दे और इजराइल के साथ संपर्क और भी ज़्यादा अच्छा बेहतर बना ले, मगर यहाँ पे पाकिस्तान डिनाई कर दिया। और यहाँ पे और भी एक कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ यूएई, कुवैत, बहरीन के साथ छिड़ गया। लास्ट गाजा क्राइसिस में सऊदी अलायंस का काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला, जहाँ पे सऊदी का हर बात और हर नीति में
सऊदी अलायंस में सभी कंट्री सऊदी को सपोर्ट करता था, मगर इस बार गाजा क्राइसिस के दौरान सऊदी नीति में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिला, जहां पे सऊदी नीति को छोड़कर कुछ देश बाहर आकर अपना खुद का स्टैंड लिया, जैसा कि जॉर्डन में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला। कुछ मामलों में जॉर्डन इसराइल के ऊपर बैन लगवा दिया और कुवैत टोटली इसराइल को बैन कर दिया। और जहां पे इजिप्ट के सहायता में ये सीजफायर लागू किया गया। कई डिफेंस एक्सपर्ट ये मान रहा है इजिप्ट का ये कदम मिडिल ईस्ट में इजिप्ट का नया प्रभाव विस्तार करने के लिए एक माइल फलक हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडेन जब से राष्ट्रपति बना है तब से सऊदी का हर एक स्ट्रैटेजी, हर एक पॉलिटिकल स्टेप फेलियर साबित हो रहा है। और यहाँ पे हम सभी ने देखा है इजिप्ट और सऊदी अरब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तुर्की के साथ फिर से अपना रिश्ता बेहतर करने के लिए। ये भी सुनने को आया सऊदी ईरान के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की सीरिया में बशर अल असद की निगरानी में, और बशर अल असद का सीरिया में इलेक्शन जीतने के बाद सऊदी का एक हाई फॉरेंसिक टीम बशर अल असद के साथ मीटिंग की, जहां पे बशर अल असद को सऊदी समर्थन देगा। अब से ये एक सबसे बड़ा स्टेप है सऊदी के लिए। कई डिफेंस एक्सपर्ट ये मान रहा है ये सऊदी का पॉलिटिकली फेलियर है। यहाँ पे सऊदी ये शो कॉज दिखा रहा है, यहाँ पे सीरिया में ईरान का प्रभाव कम करने के लिए बशर अल असद को समर्थन देगा सऊदी, मगर यहाँ पे कई डिफेंस एक्सपर्ट ये मान रहा है सऊदी अब चारों तरफ से घिर चुका है पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, जहाँ पे ईरान चारों तरफ से सऊदी को धीरे धीरे घेर लिया है। मिडिल ईस्ट में कोल्ड वार सऊदी और ईरान के बीच पिछले 40-42 सालों से चलता आ रहा है, और इस खेल में और एक नया खिलाड़ी तुर्की जब से ईरान के साथ दिया हुआ है तब से सऊदी हर एक मोर्चे में बुरी तरह से फेलियर होता दिखाई दे रहा है, और हर एक मामले में सऊदी का नाकामी सामने आ रहा है। इराक ईरान वार के बाद जहाँ पे ईरान अमेरिका का दुश्मन बन गया, वहीं पे सऊदी अरब इसको अपना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान के अमेरिका के और भी ज्यादा करीब चला गया। सऊदी अरब और अमेरिका कई सारा बैन लगाने के बावजूद ईरान का इकोनॉमिकल कंट्री है। पिछले 40 सालों में सऊदी अरब ईरान के लिए 10 ट्रिलियन से भी ज्यादा डॉलर खर्च कर चुका है, मगर उसके बावजूद भी ईरान को 1 इंच हिला नहीं सका। और यहाँ पे तुर्की और ईरान मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा प्रभावशाली आज सबसे ज्यादा पॉपुलर कंट्री बन के उभर के आया, जहां पे इस समय पे 90% मिडिल ईस्ट कंट्री ईरान और तुर्की को सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि सीरिया, इराक, यमन, लेबनान, पैलेस्टाइन, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, जॉर्डन और सोमालिया। यहाँ पे सबसे बड़ी नजर जॉर्डन के ऊपर तुर्की और ईरान दोनों का ही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ वक्त में देखा गया है तुर्की और ईरान का काफी करीब आया जॉर्डन कतर क्राइसिस में, और इसमें और भी ज्यादा गाजा क्राइसिस में, जहाँ पे जॉर्डन का समर्थन करते हुए ईरान और तुर्की दोनों देश काफी ज्यादा उत्सुकता दिखाई। उम्मीद किया जा रहा है फ्यूचर में जॉर्डन और ईरान का काफी ज्यादा बेहतर संबंध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जॉर्डन का जो मिलिट्री नीड्स है, जो मांगे हैं, वो 90% तुर्की और ईरान के द्वारा पूरा किया जा सकता है, और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। सिर्फ 5% वेपन्स जॉर्डन को बाहर देश से खरीदना होगा, वो भी चाइना और रशिया से भी खरीदा जा सकता है। ये बात अगर 100% वर्कआउट कर दिया, जिस दिन ईरान जॉर्डन के जमीन पे उतर गया उस दिन इजराइल और सऊदी किंगडम के लिए काउंटडाउन शुरू करना होगा, क्योंकि उस दिन सऊदी और इजराइल के बहुत ही करीब आ जाएगा, और कभी भी किसी वक्त ईरान इन दोनों देशों के ऊपर कार्रवाई कर सकेगा। सऊदी ईरान कोल्ड वॉर में सऊदी अरब 2010 से जो और एक नया चैप्टर ओपन किया, वो शायद हिटलर के बाद सबसे घटिया और सबसे खराब नीति सऊदी अरब का ही था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी मामले में सिविलियंस का डेथ हुआ है वो है सऊदी अरब का ये गलत नीति। इतना सिविलियंस डेथ हुआ है ये आपको मालूम कर लो। कोरिया वार, वियतनाम वार और साइनो चाइना वार में भी इतना ज़्यादा सिविलियंस डेथ नहीं हुआ। एक साथ 4-5 कंट्री में सिविलियंस आए दिन मर रहा है और करोड़ों की तादाद में मर चुका है। और सऊदी ये कॉन्फ्लिक्ट जो शुरू किया है ये ख़त्म होने तक और भी लाखों तादाद में सिविलियंस मरेगा। सऊदी का इस गलत नीति से ईरान और भी ज़्यादा पॉपुलर मिडिल ईस्ट में बन के आया, क्योंकि जहाँ पे सऊदी $100 खर्च करके कम नहीं कर पाया, वहाँ पे ईरान $1 कभी कभी बिना कोई खर्च करके वो अपना काम निपटा लिया। जैसा कि जो देश सऊदी को सपोर्ट नहीं करता था उस देश के ऊपर सऊदी
इनडायरेक्ट सिविल वॉर का मुहिम छेड़ देता था और उस देश को बर्बाद करने तुला हुआ था, मगर वहाँ पे ईरान साइलेंटली उस देश को सपोर्ट करने आया और उस देश को बचाने के सूरत में उस देश में पहुंचा और उस देश के सिविलियन के मन में एक अच्छा प्रभाव विस्तार किया। इसी तरह से पूरा मिडिल ईस्ट में ईरान अपना कब्जा किया और यहाँ पे सऊदी अरब और सऊदी अलायंस का काफी ज्यादा डिसएडवांटेज और काफी ज्यादा नाकामी देखने को मिला और सऊदी अरब यहाँ पे काफी ज्यादा फेलियर साबित हुआ। पिछले 40 सालों से जो कोल्ड वॉर सऊदी ईरान का चलते आ रहा है वो कोल्ड वॉर ईरान के जीत के पास जा रहा है। गाइस यहाँ पे सऊदी अरब और अमेरिका मिलकर जो सोचा था ईरान को इकोनॉमिकली डैमेज कर उसको हरा देगा, मगर यहाँ पे सऊदी अरब का ये चाल उसके ऊपर ही काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा है और यहाँ पे सऊदी अरब के पास हार ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो ये आप ज़रूर कमेंट करके बताना। और इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सऊदी अलायंस वर्सेस तुर्की अलायंस का एक मिलिट्री हेड टू हेड कंपैरिजन। तब तक के लिए वेट कीजिए। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।